बूस्टिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बूस्टिंग के अंदर कई एल्गोरिथम आती हैं। ऑलमोस्ट सबका पर्पस एक ही है। तो हम लोग एडा बूस्ट के साथ बूस्टिंग को पढ़ेंगे। तो आयरिस डेटा सेट हम लोग जानते ही हैं, उसी को हमने कंसीडर कर लिया है। एडा बूस्ट का मैंने मॉडल बनाया, अपना डेटा दे दिया, और फिर कोई भी सैंपल जिसका मैं प्रिडिक्शन कराना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन करा सकता हूँ। सैंपल, पेटल लेंथ, सैंपल लेंथ, सैंपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, और मॉडल से इसका प्रिडिक्शन कराते हैं। आउटपुट आया क्लास 1। ठीक है। अब बात आती है कि सर इंटरनल वर्किंग क्या होती है। देखो, कोड लिखना तो हमें आता ही है ना। कोडिंग में तो आप हमें 10 और नई एल्गोरिथम पढ़ा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक ट्रेंड तो देख ही रहा है। जो भी एल्गोरिथम है उसका मॉड्यूल से इंपोर्ट करो, उसे मॉडल क्रिएट कर दो, उस एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, मॉडल को फिट कर दो, प्रिडिक्शन करा लो। तो कोई भी एल्गोरिथम में ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, सब मिल जाते हैं हमारे लिए। डिफरेंस तो बस इसी बात का आता है कि इनका मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है जो इंटरनली चलता है। तो बूस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए बूस्टिंग के साथ जाने के लिए। सबसे पहली चीज हमारा होती है सैंपल वेट, और दूसरा होता है हमारा मॉडल वेट या मॉडल परफॉर्मेंस। सैंपल का वेट, दूसरा है मॉडल का वेट या मॉडल के परफॉर्मेंस। ये दो चीजें पहले हमें यहाँ पर सीखनी होती हैं। अब इनको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक छोटा सा फनी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कोई डेटा है जिसमें लिखे हैं रन्स, स्ट्राइक रेट, बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। रन है मान लीजिए 20,000, स्ट्राइक रेट है 120.5 का, बाउंड्री 5,000, नहीं 2,000, सॉरी 200 बाउंड्रीज हैं और 500 सिक्सेस हैं। रन है 5,000, स्ट्राइक रेट है 160 का, बाउंड्री 50, 630। अब ऐसे करके ना और भी मेरे पास डेटा है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा डेटा कंसिडर किया है। अब कोई भी एक नया बंदा है जो क्रिकेट को समझना चाहता है, तो मैंने इस बंदे को ये डेटा दिखाया। अब ये बंदा हो सकता है स्ट्राइक रेट को फोकस करे कि यहाँ पर स्ट्राइक रेट 120 का है, यहाँ पे स्ट्राइक रेट 160 का है। तो हो सकता है ये बोले कि भाई ये बढ़िया इंसान है, जिसका भी सेकंड रो का डेटा जिस इंसान का, जिस बैट्समैन का है,
बहुत बढ़िया बैट्समैन है, पहले वाला बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं है। अब हो सकता है पहला वाला सचिन का डेटा हो और दूसरा वाला जो डेटा है वो सूर्य कुमार का हो। अब ये सूर्य कुमार को अच्छा समझ रहा है और सचिन को अच्छा नहीं समझ रहा है। तो इस इंसान को कैसे बताओगे? इसको नाम नहीं बताना है कि सचिन कौन है, सूर्य कुमार कौन है, विराट कोहली कौन है और XYZ कौन है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे बताएं कि किस इंसान को ज्यादा आप फोकस करो, किस इंसान के डेटा पर ज्यादा फोकस करो, उससे ज्यादा अच्छी लर्निंग आप करो। तो अभी तक जितने भी मॉडल हुए हैं उन सब में जब डेटा जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है कि कौन से वाले सैंपल से ज्यादा सीखना है और किस वाले सैंपल से कम सीखना है। वहां पर हम कॉलम की बात करते हैं, फीचर की बात करते हैं कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने कोरिलेशन के थ्रू या फीचर सिलेक्शन की जो टेक्निक है उनके थ्रू हमने देखा है। पहली बार डिस्कशन किया जा रहा है कि भाई जो सैंपल हैं उनको फोकस करवाऊं कि कौन सा सैंपल इंपॉर्टेंट है, कौन सा सैंपल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बूस्टिंग एल्गोरिथम्स जितनी भी हैं उन सारी एल्गोरिथम में यही होता है कि जो भी डेटा ट्रेनिंग के लिए आएगा उस डेटा में जितने भी सैंपल्स हैं हर सैंपल का एक वजन होगा, हर सैंपल का एक वेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल वेट। जिस सैंपल का वेट ज्यादा होगा हम ये कह रहे हैं मॉडल से कि इस सैंपल से ज्यादा बातें सीखो, और जिस सैंपल का वेट कम है हम मॉडल से ये कह रहे हैं कि इसको कम फोकस करो। ठीक है, तो अब सैंपल वेट क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। अब बात करते हैं बूस्टिंग एल्गोरिथम। नाम में सेंस आ रहा है बूस्ट। बूस्ट शब्द कभी आपने टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखा होगा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। तो बूस्ट का मतलब है किसी में एनर्जी ला देना। कोई है जिसमें एनर्जी नहीं है, इसको मैंने बूस्ट कर दिया, इसको पंप कर दिया, इसको मोटिवेट कर दिया, चाहे मेंटली मोटिवेट करा चाहे फिजिकली मोटिवेट करा, मैंने इसको बूस्ट कर दिया। तो ये पहले से बेटर होगी, और बूस्ट कर दिया और बेटर होगी। ठीक है, तो बूस्टिंग शब्द में सीक्वेंस का सेंस आता है कि बूस्टिंग का मतलब पहले कुछ था उसको और अच्छा किया गया, फिर और अच्छा किया गया, फिर और अच्छा किया गया। तो यहाँ पर बूस्टिंग में और बैगिंग में यही फर्क होता है। बैगिंग में क्या होता था, जो हमारी बैगिंग टेक्निक थी, एल्गोरिथम कोई सी भी पढ़ लो, बैगिंग में क्या होता था, जितने वीक मॉडल हैं ये पैरेलली बनते थे। सारे वीक मॉडल पैरेलली बनेंगे क्योंकि सबके पास डेटा सेट है, सबके पास अपना अपना डेटा सेट होता था और सबको एक साथ बना दिया गया। इस वाले मॉडल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला वाला मॉडल क्या है, इस वाले मॉडल को अपने अगले वाले से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगला पिछला कुछ है ही नहीं, सब पैरेलल है, सारे मॉडल एक साथ ट्रेन हुए हैं तो सबके पास अपना अपना डेटा सेट होता है। बूस्टिंग में ऐसा नहीं होता, बूस्टिंग में जो वीक मॉडल हैं वो सीक्वेंशियली बनते हैं। पहले एक वीक मॉडल बनेगा, पूरा का पूरा डेटा सेट, कोई सैंपलिंग नहीं, पूरा का पूरा डेटा सेट जो भी आया था ट्रेनिंग के लिए वो हम अपने वीक मॉडल को ट्रेन करने को दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस वाले मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करो कि मॉडल, ये जो वीक मॉडल बनाए हैं ये कैसा बना है। अभी एक ही बनाया है मैंने, दूसरा वीक मॉडल की बात नहीं करी है। तो जो पहला वीक मॉडल बना है इसको चेक करो। अब
हमारा टारगेट होगा दूसरा वीक मॉडल बनाना। दूसरा वाला जो वीक मॉडल होगा इसको हम बताएंगे कि भाई जो आपसे पहले बना था ना, उसने इन इन सैंपल का सही क्लासिफिकेशन कर दिया है, और कुछ सैंपल्स हैं जिनका सही क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो ये बात हम वीक मॉडल 2 को बताते हैं कि आप जब ट्रेन हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप उन सैंपल्स को सही क्लासिफाई करें जब आपसे पूछा जाए, जो आपके पहले वाले ने सही क्लासिफाई नहीं करे थे। इन बात का ध्यान रखना। डेटा सेट वही देंगे, डिक्टो सेम डेटा सेट इसको पकड़ा देंगे, लेकिन हम वीक मॉडल 1 से ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए वीक मॉडल 2 के पास जाएंगे कि वीक मॉडल 1 को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया था उसी डेटा पे टेस्ट किया गया है, यानी अलग से टेस्टिंग डेटा नहीं होता। तो बूस्टिंग में जिस डेटा पर पहला वीक मॉडल ट्रेन किया गया है, सेम डेटा पर, सेम ट्रेनिंग डेटा पर उसका टेस्ट किया जाता है, सेम ट्रेनिंग वाले डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस निकाली जाती है। और जिन जिन सैंपल को गलत क्लासिफाई कर दिया है या जिन जिन सैंपल को सही क्लासिफाई करा गया है, ये सारी बात वीक मॉडल 2 को बता दी जाती है। अब वीक मॉडल 2 की जिम्मेदारी है कि जो गलती वीक मॉडल 1 ने करी है वो ये ना करे। इसने जो भी करा वो आगे वाले को पास कर दिया जाएगा, वीक मॉडल 3 को। इस तरह से सीक्वेंशियली हम वीक मॉडल को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, और फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ऐसा मॉडल मिल जाएगा जिसने लगभग सबको सही करा होगा। तो बूस्टिंग में सीक्वेंशियल मॉडल बिल्ड होते हैं, बैगिंग में पैरेलल मॉडल बिल्ड होते हैं। बैगिंग में किसी भी मॉडल को ये नहीं पता कि उसके पैरेलली जो दूसरा मॉडल बना है वो क्या था और वो कैसे काम कर रहा है, जबकि बूस्टिंग में किसी भी वीक मॉडल को अपने प्रीवियस वाले वीक मॉडल के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, ये सीक्वेंशियली चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वीक मॉडल 1, वीक मॉडल 2 जब दोनों के दोनों सेम डेटा सेट पर ही ट्रेन होंगे और सेम एल्गोरिथम से ट्रेन होंगे, एल्गोरिथम भी नहीं बदलेगी। जो डेटा सेट यहाँ गया है वही डेटा सेट यहाँ जाएगा। जिस एल्गो से ये मॉडल ट्रेन हुआ है उसी एल्गो से ये वाला मॉडल भी ट्रेन होगा। तो सर कैसे वीक मॉडल 2 बढ़िया हो जाएगा जब एल्गो भी सेम है, डेटा भी सेम है, सब सेम आप कर रहे हो, तो अगला मॉडल जो बन रहा है वो कैसे कह दो कि बढ़िया बनेगा पहले वाले से? कुछ तो बदलो, कुछ तो बदल ही नहीं रहे आप। तो वो मुझे आपको समझाना है, वही सारी कहानी है। ठीक है, तो अब इनिशियली क्या होता है, अब मैं बात कर रहा हूँ एडा बूस्ट। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक लेके चलूंगा एडा बूस्ट के लिए। एडेप्टिव बूस्टिंग उसे बोलते हैं, एडेप्टिव। एडा मतलब एडेप्टिव बूस्टिंग। तो इनिशियली मेरे ट्रेनिंग डेटा में मान लीजिए आयरिस डेटा की बात करूं तो 150 सैंपल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 150वां सैंपल। ठीक है, मेरे डेटा में 150 सैंपल हो गए। अब हम ये मान के चलते हैं जो पहला वीक मॉडल बनेगा एडा बूस्ट एल्गोरिथम उसे डिसीजन ट्री से बनाएगी। तो इंटरनली एडा बूस्ट जो इनसेंबल एल्गोरिथम है, ये वीक मॉडल को ट्रेन करने के लिए डिसीजन ट्री का ही यूज करती है। और हम बता भी नहीं पाएंगे, डिसीजन ट्री का ही यूज यहाँ पर करना है। बताने के लिए एक बार आर्गुमेंट हम देख लेते हैं कि हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। अगर हम नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री है। ठीक है, ये क्लियर है कि एडा बूस्ट को अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो वीक मॉडल्स को डिसीजन ट्री से ट्रेन किया जाएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो डिसीजन ट्री बनते हैं उनकी डेप्थ 1 होगी, मतलब नोड और उसके 2 चाइल्ड नोड, बस दैट्स इट।
तो जितने वीक मॉडल बनेंगे एडा बूस्ट में, हर वीक मॉडल इस तरह का हो, रूट नोड और उसके एक लेफ्ट लेफ्ट ट्री और राइट ट्री ग्रो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन ट्री जो डेप्थ वन का ही बने, आगे ना जाए, ऐसे डिसीजन ट्री को स्टम्प के नाम से जाना जाता है, STUMP, स्टम्प। अब आप इसे क्रिकेट वाले स्टंप से रिलेट करना चाहो तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टंप है, इस स्टंप का मतलब क्या है? इस स्टंप का मतलब है डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री ऑफ डेप्थ वन क्या कहलाएगा? स्टंप हमारा कहलाएगा। अब हमने क्या करा, आयरिस डेटा में 150 सैंपल रखे, हर सैंपल को हम बराबर मानेंगे। पहले वाले वीक मॉडल से क्या बोलेंगे? वीक मॉडल वन, आप इन सारे सैंपल को एक जैसा मानो, सबसे सेम मैनर में सीखो। ठीक है, और हर किसी का वेट क्या कर देंगे? 1 बाई नंबर ऑफ सैंपल। तो पहले वाले सैंपल का जो वेट होगा वो होगा 1/150, दूसरे वाले का जो वेट होगा वो होगा 1/150। तो जो सम ऑफ टोटल वेट्स है वो 1 आता है, सम ऑफ टोटल वेट जो होगा वो 1 आएगा। हर सैंपल के वेट्स को जोड़ दें तो टोटल वेट 1 आना चाहिए। तो इस तरह से अगर 150 सैंपल है और सबको बराबर बराबर वेट देना है, तो हम 1 बाई नंबर ऑफ सैंपल टेक्निक का यूज करके हर सैंपल को इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो इनिशियली जो वीक मॉडल वन बनेगा, इसको डिसीजन ट्री डेप्थ वन का बनाएंगे और सारे सैंपल हमारे इस तरह से बनेंगे। बन गया। अब क्या करोगे? अब हम इन इन 150 सैंपल, इन 150 सैंपल का प्रिडिक्शन कराएंगे। तो जिस डेटा से हमारा वीक मॉडल ट्रेन हुआ है, उसी डेटा का प्रिडिक्शन कराएंगे। अब उस प्रिडिक्शन में इसने कुछ सैंपल सही क्लासिफाई करे होंगे, कुछ सैंपल गलत क्लासिफाई करे होंगे। तो मान के चलते हैं कोई 5 सैंपल हैं जो गलत क्लासिफाई हो गए। मान लीजिए सैंपल नंबर 5, सैंपल नंबर 10, सैंपल नंबर 100, सैंपल नंबर 120, सैंपल नंबर 130। ये तीन, ये 5 सैंपल ऐसे हैं जो वीक मॉडल बल ने गलत क्लासिफाई कर दिया, बाकी सब सही है, बाकी का जवाब सही दिया। ठीक, अब क्या करें? अब यहां पर एक दूसरा वीक मॉडल बनाएंगे, सेम डिसीजन ट्री का यूज करते हुए डेप्थ वन के साथ, और यही 150 सैंपल अब हम क्या करेंगे? इनके वेट्स को एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पहले वाले वीक मॉडल ने जिन जिन सैंपल को गलत क्लासिफाई करा है उनका वेट बढ़ा दो, उनका वेट बढ़ा दो। और हमारे पहले वाले मॉडल ने जिन जिन सैंपल्स को सही क्लासिफाई किया है उनका वेट कम कर दो। तो जिनको सही क्लासिफाई किया वेट कम कर दो, जिनका गलत क्लासिफिकेशन किया था मॉडल ने उनका वेट बढ़ा दो। अब मेरा डेटा सेट उन्हीं 150 सैंपल के साथ आएगा, लेकिन बदलाव किस मामले में हुआ? इनके वेट में। तो वेट इनके सबके एडजस्ट हो गए, सबके बदल गए। अब ये डेटा गया मॉडल के पास। तो अब ये जो मॉडल है, हम इसको क्या बता रहे हैं कि भाई जिन 5 सैंपल का वेट हमने बढ़ाया है उनको ज्यादा फोकस करना, जिनका वेट हमने कम किया है आप उन्हें फोकस करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी है, क्योंकि पहले वाले ने तो उनको फोकस कराई है। लेकिन जिनका वेट हमने बढ़ाकर आपको दिया है
उनको आप अच्छे से फोकस करना। ठीक है। वीक मॉडल टू को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमने प्रीवियस वाले मॉडल का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पास कराई है, क्योंकि हमें जिन 5 का वेट हमने बदला है, ये कहाँ से पता चला था? प्रीवियस वाले मॉडल के प्रिडिक्शन से ही तो पता चला था, है ना। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मॉडल प्रीवियस वाले मॉडल से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर ही बनाया जा रहा है। तो अब हम ये बोलेंगे कि ये वीक मॉडल टू पहले वाले से स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिन सैंपल्स का मिस क्लासिफिकेशन प्रीवियस वाले वीक मॉडल ने किया था, उनका सही क्लासिफिकेशन ये हमारा करेगा। अब आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे सैंपल वीक मॉडल टू से मिस क्लासीफाई क्या हो सकते हैं जो वीक मॉडल वन ने सही कर दिए होंगे। हमने कहा ऐसा हो सकता है। जिनको वीक मॉडल वन ने सही क्लासीफाई करा था, माइट बी उनमें से कोई यहाँ से मिस क्लासीफाई हो सकता है, ऐसा चांस है। ठीक है। अब क्या करो सर, फिर से ये खेल करो, इस वाले मॉडल से फिर से इन सैंपल का प्रेडिक्शन कराओ जो सही है। अगले वाले मॉडल को जब सैंपल दोगे, वेट कम कर देना, जो गलत क्लासिफाई हुए हैं उनका बढ़ा देना। ये खेल करते रहो। तो सर ये खेल कब तक करो? इस खेल को करने की दो लिमिट होंगी। पहली लिमिट होगी, अगर कोई वीक मॉडल 100% क्लासिफिकेशन कर दे तो इस प्रोसेस को रोक देना है। आगे अब कोई भी नेक्स्ट मॉडल सीक्वेंस में नहीं बनाएंगे। दूसरा, अगर हम बनाते चले जा रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हो पा रहा है कि भाई 100% क्लासिफिकेशन अचीव हो रहा हो किसी भी सीक्वेंस के मॉडल के अंदर, तो हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम कितने इटरेशन करने हैं। मैंने बताया मान लीजिए 10, तो 10 बार आप ऐसा करो। अगर ऐसा हो जाता है 10 बार में तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो रुक जाओ। अब 11वें वाले को बनाने की जरूरत नहीं है, 10 ही वीक मॉडल हमारे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने बताया 10 बार इस काम को करना है, लेकिन 5वीं बार में ही एक ऐसा वीक मॉडल तैयार हो गया जो 100% क्लासिफिकेशन दे रहा है, तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, 5 पे ही आपको रुक जाना है। 5 ही वीक मॉडल आपके फिर बनेंगे। ठीक है। अभी मैंने इसमें ये नहीं बताया कि वेट बढ़ाने का फार्मूला क्या है, वेट कम करने का फार्मूला क्या है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि वेट को बढ़ाना है उन सैंपल्स के लिए जो मिस क्लासिफाई हुए हैं प्रीवियस मॉडल पे, और उन सैंपल्स का वेट डिक्रीज करना है जिनका सही क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। कैसे, वो गणित अभी मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है। इनिशियली हर सैंपल को इक्वली इंपॉर्टेंट मानेंगे, और हर सैंपल का जो वेट होगा वो 1/1 अपॉन सैंपल के साथ हम शुरू करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये वीक मॉडल तैयार होगा, वीक मॉडल वन, वीक मॉडल टू, वीक मॉडल थ्री। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 3 ले लेता हूं। अब ये सैंपल आया, इस सैंपल को तीनों के पास दिया गया। वीक मॉडल वन से कहा आप बताओ ये सैंपल आपके हिसाब से किस क्लास का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर होता है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि वीक मॉडल से हम क्या पूछना चाहते हैं, सीधा क्लास पूछना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी पूछना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटीज की बात कर लेता हूँ कि भाई हमने वीक मॉडल से कहा कि आप लोग जब सैंपल आए तो सब लोग प्रोबेबिलिटीज बताना। इसने क्या करा, इस सैंपल की क्लास 0 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी बताई, क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी, क्लास 2 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी, कितने भी बताई। और इतने भी ऐसी बताई।
हम कंबाइन करेंगे क्लास 0 की एवरेज प्रोबेबिलिटी, क्लास 1 की एवरेज प्रोबेबिलिटी और क्लास 2 की एवरेज प्रोबेबिलिटी। फिर उसमें से जो मैक्सिमम आएगी, जिस क्लास की मैक्सिमम आएगी उस क्लास की हम लोग फाइनल प्रेडिक्शन बोलेंगे कि भाई ये सैंपल फाइनली उस क्लास से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर तीनों वीक मॉडल से प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करने की अप्रोच कुछ अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी P0, इसकी P0, इसकी P0 निकालो, तो ऐसा नहीं है कि दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3 ऐसे इसकी निकाली, नहीं। अभी तक जो बैगिंग अप्रोच होती थी उसमें यही होता था। बैगिंग अप्रोच में अगर अब जो वीक मॉडल्स बने थे पैरेलल वाले, उनसे हम किसी भी सैंपल का जब प्रेडिक्शन कराते थे तो वो अपने अपने प्रोबेबिलिटीज बताते थे रिगार्डिंग सैंपल, और फिर हम अर्थमेटिक एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हर प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते थे। एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके हम लोग करते थे। ठीक है। अब बूस्टिंग में जितनी भी अप्रोच हैं वो सब इस तरीके से एवरेज निकालने वाला काम नहीं करती। तो फिर कैसे करती हैं काम हमारा, इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल कंसीडर करना होगा। करते हैं। मान लीजिए मैं 3 स्टूडेंट को पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ। कोई 3 स्टूडेंट हैं जिनको मैं पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कोई भी एक ओपिनियन इन तीनों से पूछी, जिसका जिस बारे में मैंने इन तीनों से ओपिनियन पूछी है उसका सही आंसर मुझे नहीं पता है। मैं आप लोगों की इन तीनों की जो ओपिनियंस हैं इनके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सही आंसर होना चाहिए उस क्वेश्चन का। इसने बोला कि भाई उस ओपिनियन के बारे में कि मुझे लगता है सर ये ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। इसने बोला सर मुझे तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। इसने कहा नहीं सर मुझे ए ऑप्शन सही लग रहा है। तो मैंने कोई भी एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, और इन 3 स्टूडेंट से मैंने पूछा। पहले स्टूडेंट ने बोला सर ऑप्शन ए सही है, दूसरे ने कहा नहीं ऑप्शन बी सही है, तीसरे ने कहा ऑप्शन ए सही है। अब मुझे डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। मैं सही आंसर उसका नहीं जानता, मैं सही आंसर उस क्वेश्चन का नहीं जानता हूँ। मैं इन्हीं पर डिपेंड करता हूँ, जो लोग ये बता रहे हैं उसी को मैं आंसर मानूंगा। ठीक है। तो अब अगर हम बैगिंग की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग करा लेते हैं। तो वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लास ए यानी कि ऑप्शन ए को विनर कर दिया जाएगा, कि जिस क्वेश्चन के आपने 2 ऑप्शन दिए थे उसमें से ऑप्शन ए 2 लोग कह रहे हैं, ऑप्शन बी अकेला इंसान कह रहा है, तो इसका मतलब मेजोरिटी ऑप्शन ए की आ रही है, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाइए। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं इन तीनों को पहली क्लास से जानता हूँ। अब मैं बताता हूँ इस वाले इंसान का नेचर क्या है। जो पहला वाला स्टूडेंट है इसने आज तक कोई असाइनमेंट सबमिट करके मुझे नहीं दिया है। पहले दिन से मैंने इसको जितने भी असाइनमेंट करने को दिए थे इसने कोई भी असाइनमेंट सबमिट करके मुझे नहीं दिया है। दूसरा, कि कभी कभार क्लास में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी लेट आता है कभी जल्दी चला जाता है। ठीक है। तो ये है मेरी राय पहले वाले स्टूडेंट के बारे में। कि जो दूसरा स्टूडेंट है ये हर क्लास में ज्वाइन करता है टाइम पर, और हर असाइनमेंट को
बनाकर इसने मुझे सबमिट किया हुआ है, पूरी तरह से पंक्चुअल है, सिंसियर है ना। तीसरा वाला जो स्टूडेंट है, ये भी पहले वाले की तरह ही है। कभी मन हुआ, घर पर कोई काम नहीं है तो चलो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर कोई काम निकल आया तो क्लास बाद में, पहले दुनिया के काम बाकी बात फिर क्लास। तो S3 वाला स्टूडेंट वो है जिसको पढ़ाई सबसे लास्ट में रखनी है और दुनिया भर के काम सबसे पहले रखने हैं। तो S3 जो स्टूडेंट है उसका नेचर भी S1 की तरह ही है। इसने भी कभी आज तक मुझे सबमिट असाइनमेंट नहीं करे, 30 त्योहार पे कभी ज्वाइन कर लेता है क्लास, है ना। तो इस तरह का नेचर है S3। तो अब मेरी नजरों में इन तीनों की क्या ओपिनियन है, पहले तो मैंने वो बता दी इन तीनों स्टूडेंट की। अब अगर आप मुझसे अभी भी कहोगे कि सर मेजॉरिटी वोटिंग में चले जाओ और क्लास ए सही आंसर दे दो, तो शायद ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिन दो लोगों ने मिलकर मेजॉरिटी बना दी है उन्हें ABCD भी नहीं पता होगी इस टॉपिक की जिसके बारे में मैंने इनसे पूछा है। कभी का तो क्लास में आते नहीं है, वो असाइनमेंट कोई आज तक सबमिट करा ही नहीं उन्होंने। तो इन दोनों की बात में सिर्फ इतना ही है कि ये दोनों मिलकर ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या क्वालिटी वाइज ये मिलकर ज्यादा हैं? हमने कहा क्वालिटी वाइज हमें नहीं पता, हम तो गिनती की बात कर रहे हैं, हम तो काउंटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटिंग वाइज तो ये ज्यादा हैं, दो मिल गए, वो अकेला रह गया, तो S2 अकेला रह गया। हमने कहा नहीं, यहाँ पर हम क्वालिटी वाइज बात करेंगे। तो हो सकता है कि मैं ऑप्शन ए के साथ ना जाकर ऑप्शन बी के साथ जाऊं, क्योंकि मेरी नजरों में S2 की वैल्यू ज्यादा है देन सम ऑफ S1 और S3 की वैल्यू। तो मेरी नजरों में बी का पलड़ा भारी है देन अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दूं, वैल्यू मतलब जो मेरी नजरों में इनकी इंपॉर्टेंस है, अगर इनको जोड़ दूं तो ठीक है, शायद मेरा तरीका सही होगा। गिनती एक सही तरीका नहीं होगा, गिनती झूठी भी हो सकती है। हमारे देश में यही समस्या है छोटी सी, क्या, कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जीत उस इंसान की होती है जिसको ज्यादा वोट मिले हैं। अब जो वोट देने वाले हैं उनकी क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं है, जो वोट देने वाले हैं उनकी क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी एक पर्सन को 10 वोट मिले हैं और एक दूसरे पर्सन को 50 वोट मिले हैं, तो ये विनर हो गया। अब किन 50 लोगों ने इसको वोट डाला है हमें इससे मतलब ही नहीं है। ये 50 लोग पढ़े लिखे थे, जानते थे पॉलिटिक्स के बारे में, नहीं जानते थे देश के बारे में, को जानते भी है कि नहीं जानते हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं है। इनको 10-10 रुपए 100-100 रुपए दे दिए होंगे, सबने वोट डाल दिया। लेकिन सर ये जो 10 लोग थे ये जानते थे तीनों के बारे में, लेकिन गिनती कम रह गई, ये जीत गया, ये देश चला रहा है, ये हार गया, घर बैठा है, ये रो रहा है, क्या करूंगा, है ना। तो यहाँ पर जो एडा बूस्ट एल्गोरिथम है, एडा बूस्ट एल्गोरिथम हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इलेक्शन वाला सिस्टम, उसकी तरह नहीं है। एडा बूस्ट एल्गोरिथम क्वालिटी पे काम करती है। हर मॉडल की क्वालिटी चेक करी जाएगी, कौन मॉडल क्या बोल रहा है गिनती नहीं करेंगे, कौन सा मॉडल क्या बोल रहा है उसकी कितनी वैल्यू रखनी है उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो अब वापस से एडा बूस्ट पर आते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये मॉडल्स हैं, 3 वीक मॉडल थे मेरे पास। वापस आते हैं उस एग्जांपल पर, एडा बूस्ट वाले। अब मैंने क्या करा, अपना सैंपल वीक मॉडल 1 को दिया, वीक मॉडल 2 को दिया, वीक मॉडल 3 को दिया। मैं इन सारे मॉडल का वेट निकालूंगा, वेट मतलब इन हर मॉडल का वजन निकालूंगा अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, किसका क्या स्कोर आया है ना। ट्रेनिंग के टाइम पर जब इनका स्कोर निकाला गया होगा, जिसके बेस पर वीक मॉडल 2 को बताया गया कि भाई इनको फोकस ज्यादा करो, तो उस समय जो मैंने एक्यूरेसी स्कोर निकाला उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इसका वेट निकालेंगे। तो इसका वेट निकाला मैंने, मान लीजिए इसका वेट आया 0.2, इसका वेट निकाला ये 0.8 आया, इसका वेट निकाला 0.3 आया। अब अगर मैं एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सिंपली एवरेज प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे,
0.2 गुणा पहले वाले मॉडल का जीरो क्लास की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि P0 इसका पूरा नहीं लिखना है, इस वाले प्रोबेबिलिटी का सिर्फ 20% वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू 20% है इस मॉडल की, प्लस दूसरे वाले का ज्यादा फ्रैक्शन उठाएंगे। दूसरा वाला जो कह रहा है P0, हम ज्यादा उसकी बात को मानेंगे, प्लस तीसरा मॉडल P0 में क्या कह रहा है उसकी बात को हम इतना मानेंगे। ये हो गया हमारा। ऐसे ही निकालेंगे P1 की, P2 की, P3 की, उसके बाद फिर मैक्सिमम कौन आया वो निकालेंगे। तो जो हमारी बूस्टिंग एल्गोरिथम है, जितनी भी बूस्टिंग एल्गोरिथम है, वो इस तरीके से काम करती है। तो सर इस तरीके से अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये तो काफी सही है, काफी बेटर है, क्योंकि सिर्फ बात गिनती की नहीं हो रही है कौन क्या कह रहा है, बात गिनती साथ साथ उनकी क्वालिटी की भी है। सिर्फ गिनती से हम नहीं बताएंगे कौन जीता कौन हारा, हम ये भी देखेंगे कि हमारा वेटेज किसका ज्यादा था। तो इसलिए हम वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी इंटरनली बूस्टिंग में निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमारा एडा बूस्ट एल्गोरिथम काम करती है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर ये प्रोबेबिलिटी ना निकाली गई होती, अगर ये प्रोबेबिलिटी ना निकाली गई होती और सीधा सीधा क्लास पूछी गई होती तो क्या होता। तो मॉडल का परफॉर्मेंस तो निकालेंगे निकालेंगे, मॉडल का वेट निकाल लिया, 0.2, 0.8, 0.3 निकाल ही लिया। अब इसने कहा क्लास 0, इसने कहा क्लास 1, इसने कहा क्लास 0। अब क्या करो, क्लास 0 जिन जिन ने कहा है उन सब की जो मॉडल की परफॉर्मेंस है उन सब का सम कर दो। जीरो कहने वाले कितने लोग हैं, हमने कहा दो, एक ये है एक ये है, इनके वैल्यू को जोड़ दो, 0.2 प्लस 0.3 कितना आया, 0.5। और क्लास 1 कहने वाले कितने हैं, हमने कहा एक ही है, उसका वेट कितना है, हमने कहा 0.8। अरे सर ये तो ज्यादा है इन दोनों से भी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला विनर है, क्योंकि इसका जो वेट है उन दोनों के वेट के सम से भी ज्यादा है। तो अगर मैं इंटरनली जो वीक मॉडल्स हैं उनसे प्रोबेबिलिटीज ना निकलवा कर सीधे सीधे क्लास को प्रिडिक्ट करवाता हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम उन क्लासेस को अलग अलग लिखते हैं। जीरो क्लास कितने कहा, इतने इतने मॉडल्स ने कहा, उन सबके वेट्स का सम। क्लास 1 कितने मॉडल्स ने कहा, इतने मॉडल्स ने कहा, उन सबके वेट का सम जोड़ लो, और फिर उन वेट के सम में से जो मैक्सिमम आया वो किस क्लास का वेट्स का सम आया था, वो क्लास फिर हमारी विनर क्लास यानी फाइनल प्रेडिक्शन में आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बूस्टिंग एल्गोरिथम काम करती है। अब बस बात ये रह गई कि सर वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की गणित क्या है, मॉडल का वेट निकालने की गणित क्या है, मॉडल का वेट कैसे निकालते हैं, मॉडल का वेट कैसे निकालते हैं, देख। मॉडल का वेट या मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपने कहा था सबसे पहले वाले वीक मॉडल ने 150 सैंपल में से 5 सैंपल मिस क्लासिफाई कर दिए थे और 145 सैंपल सही क्लासिफाई कर दिए थे। तो पहले वाले मॉडल का वेट क्या है, 1/2 लॉग बेस ई, 1 - टोटल एरर डिवाइडेड बाई टोटल एरर। टोटल एरर कैसे निकलती है, टोटल एरर निकालने का फार्मूला है
सम ऑफ वेट ऑफ मिसक्लासिफाइड सैंपल। तो इमेजिन करते हैं इनिशियल फेज पे हम लोग हैं, और इनिशियल फेज में जो हमारे सारे सैंपल थे सबका वेट 1/150 था। तो जो 5 सैंपल मिस क्लासीफाई हुए हैं, आपने ऐसा माना है, तो उन सबका वेट इनिशियल लेवल पर तो सबका सेम ही है। तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 क्या आ गई आपकी टी। इसे क्या बोलते हैं, मॉडल की एरर। ठीक है, अब जो वैल्यू आई इसको उठा के इस फार्मूले में रख दो, इससे क्या आएगा, मॉडल का वेट आएगा। अगर हम अगले इटरेशन पर देखें तो ऑब्वियसली हर सैंपल का वेट अलग अलग हो सकता है, जो जो मिस क्लासिफाई हुए हैं उनके वेट अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके वेट का सम उस वाले मॉडल की एरर कहलाएगी। इस फार्मूले में रखने से मॉडल का परफॉर्मेंस आ गया। अब अब बात करते हैं वेट कम ज्यादा कैसे हुई। तो अगर आपको वेट बढ़ाना है, किसी सैंपल का वेट बढ़ाना है, तो फार्मूला है नया वेट इक्वल टू पुराना वेट गुणा, मतलब 1/150, अगर हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो, गुणा ई की पावर जो अभी आपका पहले वाले में मॉडल का वेट आया था, प्रीवियस मॉडल का जो वेट आया था वो ई की पावर में लगा दो, गुणा कर दो पुराने वाले वेट से। तो जिस सैंपल का वेट बढ़ाना है इस वाले फार्मूले से उसका वेट बढ़ जाएगा, और जिसका वेट कम करना है पुराना वाला वेट गुणा ई की पावर माइनस कर दो, प्रीवियस मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर दो, माइनस। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होता है वेट को बढ़ाने और वेट को घटाने की। ठीक है, अब जो मैंने ये दो फार्मूले आपको दिखाए, वेट को इंक्रीज डिक्रीज करने का और मॉडल का परफॉर्मेंस निकालने का, ये एडा बूस्ट में यूज हो रहे हैं। जो एडा बूस्ट एल्गोरिथम है इसमें यूज हो रहे हैं। अगर हम अदर बूस्टिंग एल्गोरिथम की बात करें, जितनी और हैं लाइक ग्रेडियंट बूस्ट हो गई, एक्जी बूस्ट, या और भी बूस्टिंग एल्गोरिथम है, सबका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है। सिर्फ फर्क इस बात का आएगा कि वेट कैसे बदलेगा। वेट बदलने का जो गणित है, मॉडल का वेट कैसे निकालेंगे उसका जो गणित है, वो सब में अलग अलग होगा। बाकी हर बूस्टिंग एल्गोरिथम सीक्वेंशियली ही इसी तरह से हमारा वीक मॉडल्स को ट्रेन करती है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बूस्टिंग एल्गोरिथम में डिसीजन ट्री की जगह कोई और वीक मॉडल यूज होता हो, या डिसीजन ट्री अगर होता हो तो वो डिसीजन ट्री फुल्ली ग्रोन वाला होता हो, स्टम्प वाला ना होता हो। डेट मीन्स ऐसा कंडीशन ना हो कि भाई उसमें ट्री जो बनेगा अंदर वो एक ही डेप्थ का बनेगा, हो सकता है फुल्ली ग्रोन ट्री बनते हो अंदर। तो ये डिफरेंस आएंगे अलग अलग बूस्टिंग एल्गोरिथम में, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है भाई, तो ये कहानी होती है एडा बूस्ट एल्गोरिथम की, जो हमने यहाँ पर अभी समझी है। अब जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर हम पास कर सकते हैं एस्टिमेटर्स की बात, तो बेस एस्टिमेटर की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, नन। नन का मतलब यहाँ पर है अगर नन है तो नन का मतलब बेस एस्टिमेटर क्या होगा, डिसीजन ट्री डेप्थ वन। तो डिसीजन ट्री डेप्थ वन का हमारा ये बनेगा। और अगर आप देना चाहते हो तो आप अपना दे भी सकते, बेस एस्टिमेटर आर्गुमेंट लगाकर आप अपना कोई भी वीक मॉडल दे सकते। आप नेवर दे सकते हो, आप बेस मॉडल कोई और भी दे सकते हो, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कोई सा भी आप यहाँ पर दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट चल रहा है डिसीजन। दूसरा, वीक मॉडल्स कितने बनेंगे, तो आप यहाँ पास कर सकते हो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, आपने कह दिया 100, तो ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है मैक्सिमम 100 वीक मॉडल बनेंगे। अगर उससे पहले ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई भी वीक मॉडल 100% हमारा क्लासिफिकेशन सैंपल्स का कर दे रहा है, तो फिर
आगे के मॉडल्स हमारे नहीं बनेंगे। उसके बाद एक आर्गुमेंट और आता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आर्गुमेंट में एक है सैम ई डॉट आर, ठीक है, और एक होता है सैम ई। जो आपके वीक मॉडल हैं, वो प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। और अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ सैम ई, फुल फॉर्म एक बार गूगल पर सर्च कर लेना। सैम ई मतलब ये कोई इंसानों के नाम का कुछ होगा, या एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वीक मॉडल्स फाइंड। तो अब ध्यान रखना है कि अगर आपने मान लीजिए ये वाला यूज करा, या कोई सा भी यूज करा, तो जब ये चलाओगे तो इंटरनली क्लास निकल रही होंगी, और जब ये चलाओगे तो इंटरनली वीक मॉडल प्रोबेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैं एल्गोरिथम ना बताऊं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया और मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है हमारा, सेमी डॉट आर, है ना। सेमी डॉट आर फुल फॉर्म मैंने देखी नहीं कभी, चलो देख लेते हैं। सेमी डॉट आर फुल फॉर्म, तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो देख नहीं रहा है। सही लिख रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। SAMME। अब ऐसा कहीं कुछ लिखा तो मिल रहा है। चलो देख लेना घर पे, है ना, कुछ होगा। तो जो पॉइंट की चीज है वो समझिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस्टिमेटर बाई डिफॉल्ट हो गए 50। बेस एस्टिमेटर नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट हो गया डिसीजन ट्री। और अगर आप एल्गोरिथम नहीं बताओगे कि इंटरनली वीक मॉडल क्या कंप्यूट करें, तो वो हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इस बात पर, तो मान लीजिए मैंने अपना वीक मॉडल बनाया, मैंने अपना वीक मॉडल बनाया और वो बना दिया के नेवर क्लासीफायर का। तो मैं इसके लर्न डॉट नेवर, और ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो बेस एस्टिमेटर लगाना मेरा वाला। अब होगा क्या, जैसा मैंने बताया इंटरनली
एडा बूस्ट में हर सैंपल को वेट मिलता है। तो यहाँ पर जो वीक मॉडल है वो वही हो सकता है जो सैंपल वाले वेट का जो कॉन्सेप्ट वो सपोर्ट करे। यहाँ पर एरर आ गई, क्यों आई है? के नेवर डज नॉट सपोर्ट सैंपल वेट। तो वो एल्गोरिथम जो सैंपल वेट को सपोर्ट नहीं करती हैं, उन एल्गोरिथम्स को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये आपकी एरर आ जाती है। ठीक है। वजह जो भी आप यहाँ पर पास कर रहे हो वो सैंपल वेट को सपोर्ट करना चाहिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलेगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सैंपल वेट होता है, अगर वो दोनों दोगे तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। अच्छा, गौरव ने बताया फुल फॉर्म सेमी की स्टेज वाइज एडिटिव मॉडलिंग यूजिंग मल्टी क्लास एक्सपोनेंशियल लॉस फंक्शन। ठीक है। तो पहले मेरा प्लान था कि सैटरडे संडे को बुलाऊंगा मैं आपके लिए, और सैटरडे संडे वाली क्लास मैं कराऊंगा, लेकिन इस बार संडे को 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को तो क्लास वैसे ही नहीं होगी आपकी, है ना? गांधी जयंती है ना? लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो 2 अक्टूबर को तो ऑफिशियली ऑफ रहेगा, ऑफिस ही नहीं खुलेगा, क्लास नहीं होगी 2 अक्टूबर को। तो सिर्फ एक क्लास होगी सैटरडे की। तो अभी मुझे लगता है एक दिन में कुछ हो नहीं पाएगा खास, तो रहने देते हैं इस बार सैटरडे संडे, सीधा मंडे को मिलेंगे। मंडे कोई कोई नई एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, लाइक एसबीएम पढ़ लेते हैं। एसबीएम आपकी एल्गोरिथम रह गई है, अच्छी एल्गोरिथम है। तो मंडे को एसबीएम वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, उससे अगले वाले को देखेंगे अगर टाइम मिलेगा सैटरडे संडे के लिए तो। ठीक है। चलिए आज इतना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है। वो फार्मूला जो भी थे वो मैं शेयर कर दूंगा अभी, जो फार्मूला थे मॉडल निकालने के, वेट निकालने के। मंडे को मिलेंगे सीधे।